हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री कराने वाली हूँ इंडिया की। और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है, और जो उनके एरिया जो उन्होंने कवर कर रखे थे अपने क्षेत्र, और वहाँ के जो राजा थे या वहाँ के सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया था, स्वायत्त, यानी कि अपने अपने राज्यों को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सिखों से, कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुआ करते थे, और 10 में जो प्रथम गुरु थे वो थे यहाँ पर कौन, गुरु नानक, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। पूछता है आपसे कि सिखों के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे गुरु नानक देव, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में कहाँ हुआ था, तलवंडी या तालवंडी पंजाब के अंदर हुआ था, है ना। नानक ननकाना साहिब में हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है, पंजाब के अंदर पीओके में, मतलब पाकिस्तान में है, करंट में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसके अलावा यहाँ पे और ये जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं ना, कौन, गुरु नानक देव, ये कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन रहे हैं सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के, यानी कि कंटेम्प्रेरी उनके टाइम पे ये थे। और इनके अलावा चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, इनके भी कंटेम्प्रेरी रहे हैं। चलेगा यहाँ पर। और अगर इनके बारे में मैं बात करती हूँ तो इनके जो शिष्य डिसिपल हुआ करते थे वो थे लहना, उनको ही इन्होंने अगला अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर डिक्लेयर किया था, जिनका लहना, जिनको आप जानेंगे आगे गुरु अंगद देव के नाम से, गुरु अंगद देव के नाम से, जो सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो लहना है। और ये क्या हुआ करते थे, शिष्य डिसिपल हुआ करते थे गुरु नानक देव के। उन्होंने ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर डिक्लेयर किया था। और गुरु नानक देव के द्वारा ही जो लंगर सिस्टम चलता है ना सिखिज्म के अंदर, सिख जो लंगर सिस्टम, लंगर की प्रथा को चलाते हैं, वो गुरु नानक देव के द्वारा ही शुरू की गई थी। और जो दूसरे गुरु थे वो मैंने कहा कौन थे, गुरु अंगद देव थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी। आपसे पूछा जाता है ना, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी। अब जब 1540 में, अगर आपको याद होगा, हम अभी करेंगे, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के द्वारा। तो इन्होंने, उस गुरु अंगद देव ने जो है हुमायूं को इसमें आशीर्वाद भी दिया था। और देखो, जो आपकी लंगर सिस्टम है उसको शुरू करा था किसने, गुरु नानक देव ने, लेकिन उसे परमानेंट किसने करा, स्थायी किसने करा था, गुरु अंगद देव ने करा था। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी, जिसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। उसके बाद तीसरे गुरु अब यहाँ पर आए हैं, तो मैं सिखों के बारे में फटाफट बता देती हूँ। तीसरे गुरु बनते हैं गुरु अमरदास। जो गुरु अमरदास थे ये कंटेम्प्रेरी थे जलालुद्दीन अकबर के, यानी कि अकबर के समकालीन कौन रहे हैं, तीसरे सिखिज्म के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। इन्होंने ही जो है खादुर नामक एक प्लेस है पंजाब में, वहाँ पर गुरु की गद्दी, थ्रोन ऑफ गुरु यानी कि गुरु की गद्दी की स्थापना भी करी। और अकबर ने पंजाब के गोविंदवाल नामक स्थान पर गुरु अमरदास से भेंट भी करी थी। और गुरु अमरदास की जो बेटी है बीबी भानी, उनको कुछ गांव भेंट भी दिए थे किसने, अकबर ने। तो ये थे थर्ड गुरु। फोर्थ गुरु की बात करते हैं, वो गुरु रामदास थे, और ये डिसिपल एंड सन इन लॉ हुआ करते थे गुरु अमरदास के। तो गुरु अमरदास के शिष्य और उनके दामाद थे, वही चौथे गुरु बनते हैं गुरु रामदास। और ये अकबर के दोस्त भी हुआ करते थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा क्या दी थी, जमीन उपहार में दी थी। तो आपसे पूछता है, यहाँ पर भी आंसर करेंगे, अभी वेट करिए, सुनिएगा। जो अकबर है, अकबर के दोस्त हुआ करते थे गुरु रामदास। और जो गुरु रामदास थे ये अमरदास जी के क्या थे, जो तीसरे गुरु थे, उनके शिष्य और दामाद भी थे। तो अकबर के मित्र होने के कारण अकबर ने किस गुरु को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी, इन्हीं गुरु रामदास को दी थी। और उसी जमीन पर ही फाउंडेड अ सिटी, रामदास नगर, चक गुरु अर्थात अमृतसर,
को इन्होंने क्या करा था, फाउंड किया था। ही डिक्लेयर हिज सक्सेसर टू हिज थर्ड सन अर्जुन देव। जो 5वें गुरु बनते हैं वो अर्जुन देव बनते हैं, और यहाँ से ये पद क्या हो जाता है, आनुवंशिक हो जाता है। चौथे गुरु रामदास ने अपने तीसरे बेटे अर्जुन देव को अगला सिखों का 5th गुरु यहाँ पर डिक्लेयर किया था, सक्सेसर अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया। तो यहाँ से जो गुरु का पद है वो क्या होने लगा था, वंशानुगत होने लगा था, यानी कि आनुवांशिक हो गया था। यानी कि 5वें गुरु कौन बनते हैं यहाँ पर, 5th गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने सच्चा बादशाह का उपाधि यानी कि टाइटल लिया था। और ये गुरु अर्जुन देव अकबर और जहांगीर के क्या रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रहे हैं। 1589 में ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। जो आपका हरमंदिर साहिब है ना, उसका निर्माण इन्होंने ही शुरू कराया था, जिसे गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण टेम्पल के नाम से जानते। अब इसमें जो ये आपका गोल्डन टेम्पल है, इसमें स्वर्ण परत किसने चढ़ाई थी स्वर्ण परत, सोने की जो परत चढ़ाई थी वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी। और इस मंदिर की जो नींव रखी थी वो हजरत मियाँ मीर ने रखी थी, जो कि एक सूफी संत हुआ करते थे कादरी संप्रदाय के। इसके अलावा इन्होंने 3 सिटीज भी स्टैब्लिश करी थी, तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। इन्होंने जो है टैक्सेस ऑन सिखों पर एक कर भी लगाया था गुरु अर्जुन देव ने, जिसे रामदासी या मसंद कहा जाता था, जिसमें मतलब एक तरीके से अपनी टोटल इनकम का, अपनी कुल आय का 10% देना, एक तरीके से दान देना। जैसे मुस्लिम्स के अंदर क्या हुआ करता था, जकात हुआ करता था। इन्होंने एक आदि ग्रंथ टेक्स्ट भी लिखा है, गुरु नानक साहिब, जिसमें 5 सिखों की वाणियां और 18 हिंदुओं की वाणियों को लिखा गया है। अब इसी बीच में जब ये गुरु थे तो 1606 में जो जहांगीर का बेटा था वो रिवोल्ट शुरू कर देता है अपने फादर यानी कि अकबर के अगेंस्ट, और इसमें जहांगीर के अगेंस्ट। तो जहांगीर को ऐसा लगता है कि जो खुसरो की इसमें हेल्प कर रहे थे वो कर रहे थे गुरु अर्जुन देव, इसीलिए जहांगीर जो है 1606 में ही इनको क्या कर देता है, मतलब मरवा देता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, वो अपने बेटे खुसरो को अंधा करा देता है एंड उसको यहाँ पर इनको खत्म कर। तो आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस गुरु की हत्या करवाई थी। उसके बाद इनके बाद जो नेक्स्ट बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरगोविंद, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी। आपसे पूछेगा कि किसने अकाल तख्त की स्थापना करी थी, तो गुरु हरगोविंद ने करी थी। अच्छा, इनमें जो नगाड़ा बजाने की व्यवस्था है उसकी भी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। इन्होंने ही सबसे पहले सिखों को सैनिक रूप में प्रशिक्षित भी कराया था। सिख अस्त्र शस्त्र धारण करने लगे थे, गुरु हरगोविंद सिंह ने ही इन्हें प्रशिक्षित किया था। इन्होंने ही अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी। इन्हें भी जहांगीर द्वारा 2 वर्ष तक कैद में रखा गया था। इन्हें भी क्या रखा गया था, 2 वर्ष तक कैद में रखा गया था। उसके बाद 1644 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पे 7वें गुरु बनते हैं, वो बनते हैं गुरु हरराय। इन्होंने दारा शिकोह का समर्थन किया था, शाहजहां का जो बड़ा बेटा था उनका समर्थन किया था इसने। और इनके बाद जो 8वें गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरकिशन। ऊपर थे गुरु हरराय, अब आते हैं गुरु हरकिशन। सबसे कम उम्र में मात्र 8 वर्ष की आयु में चेचक की बीमारी होती है और इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, जो ये इनके बड़े भाई थे राम राय, देहरादून में एक अलग गद्दी की स्थापना करी थी, जिन्होंने इनके अनुयायी ही रामयाई कहलाते थे, राम राय कहलाते थे। अब आते हैं 9वें गुरु की हम बात करते हैं। 9वें गुरु जो कि इम्पोर्टेंट है, औरंगजेब ने उनको 5वें गुरु को जहांगीर मरवाता है। जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या कौन कराता है, औरंगजेब कराता है, वो भी दिल्ली के लाल किले के सामने। और ये आपने ध्यान। फिर 10वें और अंतिम गुरु की बात करते हैं, जिन्होंने 1699 में दल खालसा की खालसा पंथ की स्थापना करी थी, आनंदपुर पंजाब के अंदर करी थी। और इस सेना के लिए इन्होंने 5 ककार अनिवार्य किए थे, जिसमें बोला था केस रखने के लिए, कड़ा पहनने के लिए, कंधा और आपके मतलब अंडरवेयर वगैरह, और आपका कृपाण वगैरह। तो ये सारी चीज़ें थी, जो चीज़ है वो आपको बोलनी पड़ेगी, उसमें क्या कर सकते। और एक कंटेम्प्रेरी रहे हैं औरंगजेब के। इन्होंने हिमाचल में पौंटा साहिब जो है उसको स्टैब्लिश करा था। पुरुषों के आगे सिंग लगाना और महिलाओं के कौर लगाना गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू करवाया था।
और 1708 में महाराष्ट्र में नांदेड़ पर इनकी क्या हो जाती है, असीम खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने कहा था कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, इसलिए सिर्फ क्या थे, इनके 10 गुरु ही थे। उन्हीं के जो विचार, उनके जो थॉट हैं, उन्हीं पर चलते हैं। सो यहाँ पर सिखों के अंतिम गुरु कौन थे अगर आपसे पूछता है तो गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है भाई। जब ये मात्र 9 वर्ष के थे तभी गद्दी पर बैठे थे। खालसा पंथ मैंने बता दिया, इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं कि मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था। सो मुगल एम्परर शाह आलम ने यहाँ पर जो ग्रांटेड किया था दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक्सचेंज किया था ईयरली पेमेंट ऑफ रुपीज, आपका आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए में। क्या किया था, 26 लाख रुपए में, ऑप्शन सी। अच्छा, आगरा के पास कल का परसों का या कल के परसों की वीडियो में जो आपका मॉडर्न मिडवेल करवाया उसमें ना एक क्वेश्चन 81 वाला जो है उसे आप सही कर लीजिएगा। उसमें शायद मैंने, जब क्वेश्चन ज़्यादा होते तो हो जाता है, बाय मिस्टेक वो चीज़ हुई है। तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के निकट सिकंदरा में है, तो शायद मैंने वहाँ सिकंदर लोदी बता दिया था, तो आप अकबर करिए। वैसे मैंने वहाँ पे कमेंट में पिन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या होता है कि इलाहाबाद की प्रथम 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में। और इस संधि के अकॉर्डिंग शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद मिला। इसके बदले शाही फरमान के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से किसको सौंप दी थी, कंपनी को सौंप दी थी। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? सो नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था, आपको मैंने मिडवेल हिस्ट्री में बताया है, 1739 में करा था। कब करा था? 1739 में करा था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है, फारस का शासक हुआ करता था ये। और ये भारत के प्रति धन के कारण क्या हुआ था, ये अट्रैक्ट हुआ था, आकर्षित हुआ था। और कुछ मुगल दरबारियों का भी आक्रमण करने के लिए इसको आमंत्रित किया गया था कि आइए हम पे अटैक करिए। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून 1738 काबुल पर अधिकार करता है और 1739 में वो पंजाब पर अटैक करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे वर्ष पूछेगा। सो ध्यान रखेगा, प्लासी का जो बैटल हुआ था वो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, है ना, जिसमें मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। वो अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल जाता है ना सिराजुद्दौला, तो इस वजह से सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है। और ये इंसिडेंट होता है 23 जून 1757 को, ऑप्शन बी। ठीक है ना। इसमें जो मीर जाफर है वो विश्वासघात करता है और इसमें वो मारा जाता है सिराजुद्दौला। और उसके बाद अगला जो नवाब बनता है 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये 1757 का बैटल हुआ ही क्यों था? 1757 का बैटल हुआ ही क्यों था? चलो फटाफट कमेंट करिए। 1757 का बैटल इसलिए हुआ था, अब आपको पता है कि वैसे इसकी जो बंगाल में जब नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था, है ना, उसमें सबसे पहले आपका बंगाल में जो नवाब बनने शुरू हुए थे, पहला नवाब बनता है मुर्शीद कुली खान। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये पूरा बंगाल रीजन सबसे समृद्धशाली यहाँ पर ये पूरा राज्य प्रांत हुआ, प्रोविंसेस हुआ करता था। तो इसको जो फाउंड किया था, संस्थापक था वो मुर्शीद कुली खान था, सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब के टाइम पे यहाँ का। जब औरंगजेब 1700 की बात है, 1700 में मुर्शीद कुली खान को यहाँ का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। और उस समय इसकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका।
अब जैसे ही यहाँ पर औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, उसके बाद नए नए राज्य बनने शुरू होते हैं, तो उसमें मुर्शीद कुली खान भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और 1713 से लेकर 1727 तक यहाँ पर नवाब की तरफ पहला नवाब बनता है वो बंगाल का। इसकी राजधानी हुआ करती थी ढाका। ढाका से अपनी एक सिटी स्टैब्लिश करता है मुर्शिदाबाद, तो ये ढाका से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है कहाँ, मुर्शिदाबाद में। तो ये पहला नवाब था कहाँ का, बंगाल का, मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब के टाइम पे सूबेदार था, उसकी मृत्यु के बाद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और वहाँ का नवाब बन जाता। उसके बाद मुर्शीद कुली के बाद जो है अगला नवाब बनता है सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दीन के बाद बनता है सरफराज खान। अब सरफराज खान का जो आर्मी चीफ हुआ करता था उसी का कजन हुआ करता था अलीवर्दी खान। सो यहाँ पर जो सरफराज खान था उसका आर्मी चीफ और कजन हुआ करता था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान चाहता था कि वो अगला नवाब बने, तो इसीलिए इनके बीच में एक बैटल होता है जिसे बोला जाता है 1740 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ घेरिया, यानी कि घेरिया का युद्ध होता है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में। सरफराज जो कि सुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब बना था बंगाल का, तो अलीवर्दी खान इसमें जीतता है, सरफराज खान इसमें हार जाता है, तो अगला नवाब इसमें अलीवर्दी खान बनता है। 1740 से 1756 तक ये नवाब बनता है और इसी के समय बंगाल को बोला जाता था भारत का स्वर्ग। जब अलीवर्दी के बाद फिर अगला नवाब बनता 1756 से 57 के बीच में सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला क्या करता है, 20 जून 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना जिसे बोला जाता है, और ये घटना हुई थी फोर्ट विलियम्स कलकत्ता के अंदर। 20 जून 1756 में फोर्ट्स विलियम कलकत्ता के अंदर जो होती है घटना होती है जिसे बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि काल कोठरी की घटना, जिसमें सिराजुद्दौला जो है 146 है ना, जो ब्रिटिशर्स थे, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई था, उसमें 146 लोगों को अरेस्ट करता है और उनमें से उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां पर ना हवा पानी सांस लेने के लिए भी नहीं था, जिसमें 123 लोग उसमें मारे जाते हैं और बचते कितने हैं आपके, 23 लोग इसमें जीवित बचते हैं। अब ये 23 लोगों में से एक होता है विलियम हॉलवेल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को जाके पूरी जानकारी देता है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, तो रॉबर्ट क्लाइव को ये सारी घटनाएं बताई जाती है। उसके बाद 1757 में जो बैटल होता है दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। तो ये सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ हुआ करता था मीर जाफर, है ना, और राय दुर्लभ इनके मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा मीर मदन भी थे और मोहनलाल भी थे, लेकिन इसमें जो मीर जाफर है आर्मी चीफ वो जाकर मिल जाता है ब्रिटिशर्स लालच देते हैं, अगर तुम इस बैटल में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें अगला नवाब बना देंगे। तो इसीलिए अगला नवाब 1757 से 1760 तक मीर जाफर बनता है। फिर ब्रिटिशर्स को लगता है कि नहीं ये थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर वो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाते हैं और फिर से क्या करते हैं 1760 से 1763 तक मीर कासिम बनता है, फिर मीर कासिम को हटाकर के मीर जाफर को बना दिया जाता है 1763 में। उसके बाद एक बैटल होता है 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिशर्स की साइड से कौन थे, हेक्टर मुनरो, और दूसरी पार्टी थी शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की, जिसमें आपका हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर में भी जीतता है। फिर इनके बीच में संधि होती है जिसे बोला जाता है 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड एंड सुजाउद्दौला के बीच में, है ना। उसी बीच में आपका 1765 और 72 के बीच में डायरकियन बंगाल, यानी कि बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया और उसी ने बंगाल के अंदर द्वैत शासन का अंत किया था, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी है। और साथ में 1772 में ही 1765 और 72 के बीच में डायरकी था, बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया गया था। जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो गवर्नर बन करके वो द्वैत शासन का अंत करता है और एक नई पोस्ट बनाता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब आते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका आंसर तो आप सभी ने कर दिया था
1757 आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत की वो किस किस के बीच में हुई थी? 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगानों में अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इसमें मराठों की हार होती है। विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ के साथ यहाँ पर अनेक मराठे सैनिकों की शहीद हो जाते हैं। ऑप्शन ए अफगानों ने हराया था और चलेगा। और हाँ, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी जो थे, बालाजी बाजीराव थे, इस युद्ध की हार को सहन नहीं कर पाए थे और 1761 में उनकी डेथ हो जाती। अगला है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? सॉरी, 23 जून 1757 को बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है प्लासी का बैटल, जिसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश की तरफ से, कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और इस युद्ध के दौरान उनकी नीतियों ने कंपनी सेना के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और तभी से जो है एक तरीके से इसने नींव रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने नींव रखी थी भारत के अंदर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता किसने बसाया था, जो कि कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम कलकत्ता की यहाँ पर बात करते हैं तो कलकत्ता को फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारी और मुगल सरकार के बीच में शांति स्थापना के बाद जॉब चारनॉग बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में लौटता है और 24 अगस्त को सुल्तानौती पहुंचा, जहां उसने 10 फरवरी 1691 को एक अंग्रेज फैक्ट्री खोली थी। तो यहां पर आ जाएगा जॉब चारनॉग ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका 8। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका अगर ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते हैं, नीला जल योजना की, तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था और उसकी जो पॉलिसीज थी उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ऑप्शन है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को कंट्रोल करना और 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगालियों ने न केवल गोवा बल्कि दमन, दीव और सालसेट पर भी कब्जा कर लिया, बल्कि भारत के तट के सहारे विस्तृत क्षेत्र को अपने प्रभाव में उन्होंने ले लिया था, इसलिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुए थे। सो वांडीवास का जो बैटल हुआ था वो 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं और पांडिचेरी उनको अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था और अंग्रेजों की ओर से कौन था उसमें? आयरकूट नेतृत्व कर रहा था और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली नेतृत्व करता था। चलेगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वांडीवास में कौन हारा था? ऑप्शन ए काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो भारत में आने वाले यूरोपियों में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र पुर्तगालियों ने ही खोले थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, है ना। समुद्र मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा ही था, जो कि 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पुर्तगाली जो था वो पहुंचा था, जहां पर जमोरी ने उसका स्वागत भी करा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय अवध का अंतिम नवाब। अगर अवध की मैं बात करती हूँ तो अवध जो है ना वो पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में कर्मनाशा नदी तक उसका एक्सटेंड किया हुआ था, फैला हुआ था। 1722 में सआदत खान जिसे बुरहान उल मुल्क भी बोला था, वो अपने आप को अवध का इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम मुगल, यानी कि मुगलों से वो अपने इस अवध वाले रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। और इसी के टाइम पे 1739 में इन्वेजन ऑफ नादिर शाह का अटैक भी होता है और इसके बाद जब यहाँ पर ये अटैक करता है और उसके बाद ये जो 1739 में सआदत खान है वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है।
और 1739 में उसके बाद सफदर जंग नवाब बनता है अगला अवध का। अबुल मंसूर खान जिसको बोला जाता है सफदर जंग को। उसके बाद 1742 में सफदर जंग पटना को भी अपने कब्जे में कर लेता है, कनकट कर लेता है पटना को। और 1744 में मोहम्मद शाह रंगीला अपॉइंटेड हिज एज हिज वजीर, यानी कि उसे अपॉइंट कर लेता है अपने वजीर, अपने प्रधानमंत्री के रूप में, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद सफदर जंग जो है 1748 में एक बैटल होता है, फर्स्ट अटैक होता है अब्दाली का। सफदर जंग ने मुगलों का इसमें साथ देता है और उसी से खुश होकर अहमद शाह जो है मुगल 1748 में वो इसको अपना वजीर डिक्लेयर कर देता है सफदर जंग को। और 1753 में फिर इसको हटा देता है, इसको टर्मिनेट करता है। 1754 में सफदर जंग की डेथ हो जाती है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर जो आपका सुजाउद्दौला था, अगला शासक बना लखनऊ का, सफदर जंग का ही बेटा था सुजाउद्दौला। 1759 में अली गौहर को लखनऊ में शरण दी थी। उसी बीच में एक बैटल होता है 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अहमद शाह अब्दाली जिसमें हेल्प की थी सुजाउद्दौला ने और मराठास के बीच में। और लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन था इसमें? आपका नवाब वाजिद अली शाह, उसकी वाइफ बेगम हजरत महल, और जो नवाब वाजिद अली शाह था उसी का बेटा हुआ करता था बिरजिस कादिर। विद्रोह के समय नवाब घोषित किया गया था इसी को। सो अवध का अंतिम नवाब मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कौन था। सो जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 11 और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। क्या बताया था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है वो 1847 से 56 तक अवध का अंतिम नवाब रहा। उसके बाद नवाब का जो पोस्ट था उसे हटा दिया और अवध का ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया था। नेक्स्ट आता है बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो अभी जस्ट आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। बार बार बताने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में नहीं था? सो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध गवर्नर और उसकी परिषद करती थी, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर के अलावा 24 अन्य सदस्य हुआ करते हैं, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD के नाम से जानते हैं। और 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ जो है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का पूर्वी देशों में व्यापार की आज्ञा प्रदान करी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? सो मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है 1639 में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मद्रास एजेंसी का यहाँ पर इसे दर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित? जहाँ पे जितना फैक्ट बताने की नीड होगी बताया जाएगा। तो वैसे देखिएगा 1613 में जहांगीर से आज्ञा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित किया था। इससे पहले उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी को खोला था। अब आप आंसर दीजिए कि क्या पॉसिबल आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका वैसे आयोग ने डिलीट भी किया था, क्योंकि अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, जहांगीर से इन्होंने वो लिया था। उसके बाद स्थायी फैक्ट्री इन्होंने पहले अपनी सूरत 1613 में खोली थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर अब आप ही बताइए कि क्या पॉसिबल हो सकता है। हालांकि आयोग ने इसको कैंसिल करा था। अगर फिर नियरेस्ट हम जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि 1612 के अराउंड जा सकते हैं। अदरवाइज इसका फिर मैंने आपको, अगर ऑप्शंस में बाय चांस अब भी आता है आपका, और ऑप्शन में मिलेगा आपको कि किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री को खोला था, तो इन्होंने 1613 में खोला था, है ना। 1613 आप लगाएंगे, आंसर होगा 1613। मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? जो मेयर्स कोर्ट है इससे किस चार्टर के तहत खोला गया था? मेयर्स कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। तो इसे खोला गया था ऑप्शन सी 1726 में।
मेयर न्यायालयों का स्तर इंग्लैंड के न्यायालयों के समकक्ष था। मेयर न्यायालयों का अधिकार और अंग्रेज व निवासियों के न्यायालयों के उद्गम का स्रोत इंग्लैंड के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। देखिए 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? सो जो प्लासी का युद्ध मैदान है पश्चिम बंगाल है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का बैटल आपको बता चुके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? देखिएगा, ऐसा होता है कि 1667 में 1667 में औरंगजेब के द्वारा बंगाल में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दी। अंग्रेजों ने हुगली और कासिम बाजार में फैक्ट्रियां खोली थी। 1661 में प्रिंस चार्ल्स सेकंड ने मैरिड करी थी, यानी कि शादी करी थी पुर्तगीज प्रिंसेस, जो पुर्तगालियों की प्रिंसेस राजकुमारी थी। यहाँ पे कौन थी? यहाँ पे कैथलाइन ब्रिगेंजा से। और जब इन्हें शादी करी थी तो इनको दहेज में दिया गया था बॉम्बे। तो यहाँ पर इन्होंने किससे लिया था? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से सूर्यास्त। बात करते हैं गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की, जिसने 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया। इसके तहत ये निर्धारित किया गया कि निर्धारित तिथि से पहले यदि जमींदार लगान वसूल कर सूर्यास्त तक सरकार को लगान जमा नहीं करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जमींदारी नीलाम कर देती थी। और इस व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट अथवा स्थायी भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग जो है, इसका संबंध किससे? सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग। सो इसका संबंध 1880 में वायसराय लिट्टन के द्वारा अकाल की समस्या पर विचार करने के लिए सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ और इस आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अकाल संहिता रची गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। जैसे आपने स्थायी परमानेंट पढ़ा है, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी आपका सेटलमेंट, वैसे ही महालवाड़ी भी एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसको 1822 में हॉट मैकेंजी ने प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत पंजाब, अवध, आगरा और उड़ीसा का हिस्सा आता था। तो ये क्या था? आपका लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? सो धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था दादा भाई नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू ने दिया था, है ना। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इसमें इन्होंने सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सो टॉमस मुनरो जाना जाता है लैंड सेटलमेंट, भूमि बंदोबस्त के लिए। ऑप्शन ए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थक था टॉमस मुनरो। भूराजस्व से संबंधी आरंभिक प्रयोगों के बाद 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू हुई। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर भी बनाया गया था। धीरे धीरे इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आ गई थी। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है? घिनौनी है। तो ये थे जिन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। कार्ल मार्क्स ने। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन सा था? तो ये एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ और इसी दिन इस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन डायआर्की लागू किया गया। लियोनेल कार्टेस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। और भार एक आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1919, ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाता है, पूछा जाता है। इसके आता है 1892 वाले की बात करते हैं तो भारतीय परिषद
अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ इसी ने किया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली को लागू की गई थी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण को किसने शुरू करा था? इसने जो है 1870 में केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम उठाया था और वो था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के काल में ही भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण का गठन भी होता है और 1872 में पहली जनगणना होती है। उसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में केंद्र की वित्तीय व्यवस्था का विभाजन होता है और 1882 में स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत भी होती है। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं, 12 जनवरी 1848 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। भारत के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने के लिए नई नीति बनाई थी जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा राज्य हड़प नीति कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करते हैं, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को बोलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रावधान भी किया था प्रतिवर्ष, जो कि नहीं हुआ था, अनसक्सेसफुल हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। सो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू करा? कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। इसके तहत कुल उपज का 10/11 हिस्सा, है ना, 10/11 भाग हिस्सा कंपनी को और 1/11 भाग हिस्सा जो है वो जमींदार को मिलता था। अब आते हैं हम 1857 के बैटल पे। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सरकार को किया गया। द ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट टू ब्रिटिश क्राउन वॉज डन टू 1 अक्टूबर 1858 को किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कब किया गया था? 1858 में। और इसी के लिए ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को लागू किया, यानी कि पारित भी किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय जिस स्थान पर था वह कौन सा है? बहराइच, बदायूं, बरेली या बिठूर ब्रह्मावर्त? तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में नाना साहब का मुख्यालय था, जो 1857 में कानपुर से क्रांति का नेतृत्व इनको प्रदान किया गया था। तो ये वैसे बिठूर से थे, लेकिन जो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था वो कानपुर से किया था। ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया था? सो व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक इंडिया अंडर इट्स ओवन कंट्रोल फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1858। कब किया था? 1858 में किया था। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित करने के बाद ये जागते हैं और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का अधिग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद भारत में चलता है ब्रिटिश राज का आधिपत्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। Who among the following called the revolt of 1857 a national revolt? So correct answer is option D. बेंजामिन डिज़रायली ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था? और वीडी सावरकर कहते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा कौन देता है? वीडी सावरकर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिज़रायली आपका आंसर होगा।
इसके अलावा इसके ऊपर 1857 का जो बैटल हुआ उस पर अनेक बुक भी लिखी गई हैं, जैसे कि 1857 बुक का ही नाम है, एस.एन. सेन ने लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वी.डी. सावरकर ने लिखी है ना। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी ने लिखी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात्र कौन था? मेरठ में 1857 की क्रांति का जिसने सूत्रपात हुआ था वो कब हुआ था, अगर आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर है 33 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 10 मई 1857। 10 मई 1857 हुआ कुछ ये था। इसके अनेक कारण हैं इस बैटल के होने के, जैसे कि राजनीतिक कारण भी थे, जिसमें लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति को शुरू करता है, जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, और उसी ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो है सबसे पहले सतारा, ठीक है, उसके बाद जैतपुर आपका संभलपुर, फिर आता है बघाट, फिर आता है उदयपुर, फिर आता है झांसी, नागपुर, अवध, जो कि लास्ट क्या था, अवध था। इनको इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा कर लिया था, है ना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी। ये क्या थे, इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण थे। उसके अलावा 1856 में अवध नवाब जो था वाजिद अली जो शाह था, उसने उन्होंने यहाँ पर क्या करा था, विद्रोह शुरू कर दिया था। इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। सोशल रीजन इसके जो थे इस बैटल के वो थे 1856 में विडो पुनर्विवाह रिमैरिज एक्ट आता है, सॉरी रिमैरिज बिल 1856 में विडो रिमैरिज बिल को लाया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो विधवा पुनर्विवाह विधेयक को लाता है, और इसको जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इंडियन, वो यहाँ से सपोर्ट करते हैं। और 1856 में इस बिल को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विडो रिमैरिज एक्ट के रूप में, और शुरुआत होती है 1856 से विडो रिमैरिज एक्ट की कलकत्ता से। और रिसेंट जो तात्कालिक कारण होते वो थे, आप सभी को पता है, 1857 में जो वुडन राइफल हुआ करती थी ब्राउन बेस, है ना, उसकी जगह पे आती है आपकी इन्फेंट राइफल्स आती है, आयरन राइफल आती है जनवरी 1857 में। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है, सुअर और कारतूस जो होते थे वो सुअर और गाय की चर्बी से बने होते थे, मुंह से खोलना होता था, जिसे जो बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री आपका जो थे वेस्ट बंगाल में जो छावनी थी, उसमें मंगल पांडे वो 29 मार्च 1857 में उसको खोलने से मना कर देते हैं, है ना, और बैरकपुर कैंटन बंगाल। तो फिर जब वो मना कर देते हैं उसके बाद उन पे अत्याचार होता है, वो स्टोरी आपने सुनी ही होगी। जब उसी चीज़ को लेकर के वो शूट भी कर देते हैं अपने हेड को, तो अपने जो उनका लीडर था उस समय वहाँ का बैरकपुर छावनी का, 8 अप्रैल 1857 में उनको हैंग यानी कि फांसी दे दी जाती है। और 24 अप्रैल 1857 में जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री हॉर्स राइडर थे, जो कि आपके 99 सोल्जर्स थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को, 3rd नेटिव इन्फेंट्री की, जिसमें से 85 को उम्र कैद दिया जाता है ना, बाकी को यहाँ पे फांसी होती है। लेकिन जो इन्हीं सब इंसिडेंट ये तत्कालिक रीज़न थे, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 10 मई 1857 में कदम सिंह 11 मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, और 11 मई 1857 को रेड फोर्ट में लीडर बनाया जाता है इसका बहादुर शाह को, जफर को, दिल्ली के अंदर। और 12 मई 1857 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है जो लेफ्टिनेंट निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन थे उनके द्वारा, है ना। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है बहादुर शाह जफर को, और 19 सितंबर 1857 को रंगून बर्मा भेज दिया जाता है, जहां वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो मेरठ से जो शुरुआत करी कदम सिंह ने करी, और विद्रोह को दबाया था कॉलिन कैंपबेल ने। फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बनाया जाता है, और साथ में बख्त खान भी इनके थे, और इसको दबा दिया था निकोलसन और हडसन ने। फिर अंबाला हरियाणा में राव तुलाराम इसका नेतृत्व करते हैं, और इस विद्रोह को फिर से दबा दिया जाता है निकोलसन और हडसन के द्वारा। फिर कानपुर में नाना साहिब
जिनका रियल नाम था धोंदू पंत, और उनके साथ तात्या टोपे, जिनका रियल नाम वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने विद्रोह किया था कानपुर से, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया था कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। फिर मथुरा में रिवोल्ट शुरू होता है देवी सिंह के द्वारा, जिसमें कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी उसको विद्रोह को कंट्रोल करता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह शुरू करती हैं और कैप्टन ह्यूरोज बैटल को इस विद्रोह को दबाता है। इलाहाबाद में लियाकत खान शुरू करते हैं, जो आपका कर्नल नील था वो इसको कंट्रोल करता है ब्रिटिशर्स की साइड से। फैज़ाबाद में जो मौलवी अब्दुल्ला थे वो शुरू करते हैं, जनरल रेनॉल्ड इसको दबाते हैं। उसके अलावा लखनऊ में बेगम हजरत महल शुरू करते, कॉलिन कैम्पबेल यहाँ पर विद्रोह को ख़त्म करता है। गोरखपुर में आपका गजोधर सिंह शुरू करते हैं और जनरल रेनॉल्ड ही उसको ख़त्म करता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो है बैटल की शुरुआत करते हैं, रिवोल्ट की शुरुआत करते हैं। कॉलिन कैम्पबेल यहाँ भी क्या कर देता है, इस बैटल को दबा देता है। बरेली में खान बहादुर खान ये शुरू करते हैं, लेकिन विंसेंट अय्यर वहाँ पर कंट्रोल करते हैं। और जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था वो 18 अप्रैल 1859 में, जब तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 34। कुंवर सिंह ने किस विद्रोह में साहसपूर्वक भाग लिया था? तो ये जस्ट अभी आपको बताया है, इन्होंने लिया था जगदीशपुर। आरा के जमींदार हुआ करते थे, वहीं से इन्होंने संग्राम की शुरुआत करी थी। और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिपॉय रिवोल्ट, जिसे सिपॉय रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इन्होंने यहाँ से क्या करी थी, इसकी शुरुआत करी थी। क्योंकि फिर ऑप्शन और कुछ नहीं है, 1857 का सिपॉय रिवोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। तो वो था, कौन था? नेपाल था। कौन था? नेपाल था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज फॉट इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ। किसके नेतृत्व में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 लड़ा गया था? तो हर जगह अलग अलग यहाँ पे हुआ करते थे। तो यहाँ पर नेतृत्व की जो शुरुआत होती है, जो शुरू करते हैं, वो आपके मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, दिल्ली के रेड फोर्ट से इनको बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1807 के विद्रोह को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर था आपका चित्तौड़ वाला। कौन सा था? चित्तौड़ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मंगल पांडे की घटना कब कहाँ पे घटित हुई थी? तो मंगल पांडे की जो घटना घटित होती है वो 29 मार्च 1857 की वो घटना थी, जब बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की हत्या कर दी थी और बाद में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857। वहाँ की चिंगारी शुरुआत होती है 10 मई को यहाँ से। और उसके अलावा भारत सरकार के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण योगदान के लेकर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनके सम्मान में 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? सो अजीमुल्ला खान जो सलाहकार हुआ करते थे वो हुआ करते थे नाना साहब के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध अर्थात लखनऊ में। सो ये कह रहा था कि इन्होंने बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अन्य जन आंदोलन जैसे कि पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सो पंजाब में कूका आंदोलन का जो आंदोलन का नेतृत्व करता थे वो थे कूका आंदोलन। 1849 में इसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। कूका आंदोलन ने लोगों को उनकी दास्ता और बंधन से अवगत कराया। इसने देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान की भावना को जगाया था। तो ये थे राम सिंह। बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? बहावी आंदोलन
अंग्रेजी सत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती इसी आंदोलन से मिली। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या नहीं है। और इसके अलावा बहावी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का कभी भी विरोध नहीं किया। और इस आंदोलन ये आंदोलन जो है भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित था। सो पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी नहीं। किसान आंदोलन था, 1890 तक चला। इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार करना था। बिल्कुल ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट आता है भारत में शिक्षा का विकास। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जिस वर्ष हंटर एजुकेशन कमीशन गठित किया गया था वो वर्ष कौन सा था। तो देखो भाई, अगर बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की, तो 1782 से शुरुआत होती है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स सेमिनरी यानी कि मदरसा को स्थापित करता है, फाउंडेशन करता है। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर, जो कि जहाँ पर फारसी और अरबी लैंग्वेज सिखाई जाती थी। फिर आता है 1778 में विलियम जोन्स, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को ओपन करता है, उसको इस्टेब्लिश करता है, जिसमें भारतीय इतिहास और कला एवं साहित्य की शिक्षा दी जाती है, मतलब कि स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स आर्ट्स एंड कल्चर। फिर 1800 में जो सुधार होता है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज खोला जाता है कोलकाता में। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड होती है इंडिया और यहाँ पर स्प्रेड करती हैं क्रिश्चियनिटी को, जिसमें बंगाल में बाइबल की जो है 26 लैंग्वेजेस में जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया गया था, फैलाया गया था। फिर आते 1820 में डेविड हेयर, जो कि बिशप कॉलेज कलकत्ता में खोलते हैं। 1828 से लेकर 1835 तक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसी के टाइम पे 1833 में एजुकेशन कमेटी कोलकाता में होती, जिसके हेड थे लॉर्ड मैकाले मिंट जो आया था। और 2 फरवरी 1835 में मैकाले का जो स्मरणार्थक लेख था वो बनता है। 7 मार्च 1835 में एक्सेप्ट होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश बिकेम कंपलसरी इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश को जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। उसके अलावा और भी यहाँ पे सुधार हुए हैं, हंटर कमीशन पे आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट। उसके अलावा 1848 से 56 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसी के टाइम पे 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी के तहत जो है इस डिस्पैच के तहत 1857 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 1880 से 84 के बीच में वायसराय ऑफ इंडिया आता है, लॉर्ड रिपन। 1882 में हंटर कमीशन, हंटर आयोग गठित होता है, किसके लिए? फॉर रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। भारत में प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हंटर कमीशन, हंटर आयोग का गठन होता है 1882 में। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी होगा, है ना। अब इसके अलावा और भी मैं अगर बात करती हूँ, इसके बाद 1899 से 1905 में वायसराय हुआ करता था लॉर्ड कर्जन, जिसने 1902 में रेले कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन जिसे बोलते हैं, उसको गठित किया। उसके अलावा 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को भी लेकर आया था। फिर गवर्नमेंट प्रपोजल ऑफ 1913, भारत सरकार का सरकारी प्रस्ताव आता है 1913 का सरकारी प्रस्ताव। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय के प्रावधान की बात की गई। उसके बाद 1917 में सैडलर कमीशन आता है, जो शिक्षा से ही संबंधित था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी जिसे कहते हैं। इसी के तहत यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन हुआ। सैडलर कमीशन के तहत मैसूर, पटना, बनारस, हैदराबाद, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। उसके बाद 1929 में हार्टोंग कमीशन आता है,
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन, यानी कि ग्रामीण शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए हारटोंग कमीशन लिख देती हूँ। हारटोंग कमीशन, HARTUG। 1937 में सभी जानते हैं बेसिक शिक्षा यानी कि वर्धा योजना, जिसमें गांधी जी का था ये, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उसी में इन्होंने अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। जो प्राइमरी शिक्षा है वो शुड बी लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा में होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा। दिस प्रपोजल कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1937 में ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपना ये प्रपोजल रखा था, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर 1944 में सर्जेंट प्लान आता है, जिसके चेयरमैन होते हैं जॉन सर्जेंट, जो एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट थे। इन्होंने कहा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस होने चाहिए। 6 to 11th ईयर के चिल्ड्रन शुड बी फ्री एजुकेशन, उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। और 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस, इसको लागू होने से पहले ही, मतलब सर्जेंट प्लान को लागू होने से पहले आज़ाद हो जाते हैं, और एंड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, तो इसका एंड हो जाता है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी बताइएगा? 44। सो बनारस के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज को गठित किया, जिसका उद्देश्य हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन को प्रमोट करना था, प्रोत्साहन देना था। इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। वुड डिस्पैच संबंधित है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना बनाई थी, और जिसे लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था 1854 में, जिसे वुड का घोषणा पत्र यानी कि वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये संबंधित था किससे? शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? सो कौन सा संबंधित नहीं है आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 46। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर होगा डी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम रद्द करना 1882 में हुआ। ठीक है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया। उसके अलावा स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव 1862 में, एल्बर्ट बिल का विवाद 1883 से 84, और मैसूर का अध्यर्पण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से रिलेटेड है। लेकिन जो ये भारतीय विश्वविद्यालय वाला है 1904, इस समय कार्यकाल चल रहा था किसका? लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो ध्यान रखेगा, 46 का जो सही आंसर होगा वो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया था? सो बंगदूत का जो प्रकाशन प्रारंभ किया था वो किसने किया था? 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई, और एक साथ 4 भाषाओं बांग्ला, हिंदी, उर्दू, बनारसी में छपती थी, जिसका प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय, और जिसके संपादक थे नील रत्न हलदर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक इंटाइल्ड, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा, आपको पीछे बताएं। सो करेक्ट आंसर इज दादा भाई नेहरू। क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है? सो अगर हम बात करते हैं बम्बई से, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। प्रारंभ में केसरी के संपादक का कार्य आगरकर को दिया गया, और मराठा का संपादन केलकर ने किया था।
सो यहाँ पर आपका मराठा और केशरी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। सो कौन सी पत्रिका है जो किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। गदर, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए से किया गया था 1913 में, जिसका प्रकाशन है ना, और इसका जो प्रकाशन 1957 के गदर की स्मृति में किया गया था। और तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, गदर का, ठीक है ना। और प्रारंभ 1913 में यह पत्रिका उर्दू भाषा में हुई, 1 नवंबर 1913 में की गई थी, जबकि 9 दिसंबर को गुरुमुखी में प्रकाशित हुई। इसके बाद अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित होती, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट यहाँ पर आवधिक मराठा के संपादक कौन थे, आवधिक। सो यहाँ पर आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी और मराठी भाषा की पत्रिका थी और इनके सहयोगी थे आगरकर। अगला क्वेश्चन आता है, केशरी था। सो केशरी क्या था, एक मराठी भाषा का समाचार पत्र जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने करी और इस समाचार पत्र का प्रकाशन में बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे केलकर। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मराठी संवाद पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार कौन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सो आंसर इज ऑप्शन बी। उद्देश्य क्या था, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाचार पत्र केशरी किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये आपका मराठी में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सो मदर इंडिया पुस्तक 1927 में पब्लिश हुई, किस कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है। सो कैथरीन मेयो आपका सही आंसर होगा। इन्होंने 1924-25 में भारत की यात्रा करी थी और इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी उन्होंने देखा समझा उसी पर ये लिखी गई है। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था। तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो कि तमिल में प्रकाशित होता था। स्वदेश मित्रम। कौन सा था, स्वदेश मित्रम। 1882 में तमिल साप्ताहिक स्वदेश मित्रम की स्थापना सुब्रमण्यम अय्यर ने खुद करी थी और ये पहला तमिल समाचार पत्र भी था। 1898 में इन्होंने अपनी पत्रिका को त्रिसाप्ताहिक और अगले वर्ष दैनिक समाचार पत्र के रूप में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 58। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है। सो इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन हो जाएगा 58 का ए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में किया गया था, जब ये आपके कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका के दौरे पर। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल यहाँ पर थे और इंडियन ओपिनियन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान सम्मत राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा संस्कृत बांग्ला में मिश्रित भाषा में रचित है। प्रकाशन 1882 में हुआ था इस गीत का। उनके उपन्यास आनंद मठ में ये अंतर्निहित गीत है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आनंद मठ। जैसे 1896 में जो कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है, अधिवेशन, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार भी किया गया था। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है। सो भारत की खोज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 62। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक आपसे पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे।
और 1916 में इन्होंने पूना में होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर ऑफ द दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स, कई बार रिपीट होता है। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक की रचना 1867 में की और इस पुस्तक में पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण है। मौजूद मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय यहाँ पर बताए गए थे। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको पारित किया था, करवाया था लॉर्ड लिटन ने। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लेना और ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को दबाना था। और इस अधिनियम को न मानने वाले पत्रों पर सजा का भी प्रावधान था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम का प्रभाव ये रहा कि भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और प्रवृत्ति इफेक्ट हुई थी, प्रभावित हुई। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने इनका विरोध किया था और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन, देखो पारित किया लॉर्ड लिटन ने और इसको रद्द करा 1882 में लॉर्ड रिपन ने। सो ऑप्शन हो जाएगा 1878। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो ये जो आवाज उठाई थी वो उठाई थी सत्यशोधक समाज ने। ऑप्शन डी, सत्यशोधक समाज ने दलित वर्ग के लिए व्यापक स्तर पर जो है आवाज उठाई। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोरबिंद रनाडे ने बम्बई में किसकी स्थापना करी थी? प्रार्थना समाज, है ना। और राजा राममोहन राय ने 1828 में किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम.के. गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? पहली पुस्तक जो कि एम.के. गांधी, महात्मा गांधी जी ने पहली पुस्तक लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी के द्वारा 1909 में गुजराती में लिखी गई, तभी साउथ अफ्रीका में थे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1909 में और 10 में लिखी गई। की टू द हेल्थ 1925-29 में गांधी जी ने पूरा किया। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है जिसको स्वराज हिंद भी बोलते हैं? गुजराती भाषा में थी। लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दलित अधिकारियों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलित अधिकारों के लिए 3 पत्रिकाएं निकाली। मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, इक्वालिटी जनता 1930 और बहिष्कृत समाज नहीं है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी द पायनियर की बात करते हैं। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल अल बिलाल नामक समाचार पत्र निकाला, बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक ने केसरी निकाला और मराठा। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला था और महात्मा गांधी ने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन करा था। ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी? सो इन्होंने निकाले थे यहाँ पर कलकत्ता से उर्दू में निकाले 2 समाचार पत्र, पहला अल हिलाल, दूसरा अल बिलाल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता इन्होंने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नवजीवन, यंग इंडिया एवं हरिजन नामक पत्र भी निकाला था। तो गांधी जी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा शायद मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 66 है वहाँ पर बोला तो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक जो है वो हिंद स्वराज है,
लेकिन मैंने ऑप्शन ए टिक किया है, तो आप लोग वहाँ पर क्या करिएगा, ऑप्शन बी टिक करिएगा, हिंद स्वराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, लैंड मार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंड मार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर गुरुमुख निहाल सिंह ने 1933 में लिखी। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। सो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत भारती के लेखक कौन है? सो भारत भारती के लेखक है यहाँ पर मैथिली गुप्त शरण, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स जो है बाल गंगाधर तिलक ने, इनका एक प्रकांड विद्वान माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही लिखा है। और इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र, अंग्रेजी में द मराठा और मराठी में केसरी, आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स और गीता रहस्य, इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें रही। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। रुको आर के नारायण, ऑप्शन डी है ना। द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी, अ टाइगर फॉर मालगुडी, माई डेज, पेंटर ऑफ साइंस, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है? हाँ, सो ये अहमदनगर फोर्ट जो जेल है वहाँ पर, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू सहित अनेक कांग्रेस के नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया। तो नेहरू जी को कांग्रेस कार्य समिति के 9 अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर जेल में रखा गया था, वहीं पर इन्होंने ये सारी चीजें लिखी, ऑप्शन डी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1824 में गुजरात राज्य के काठियावाड़ में बालक, इनका वास्तविक नाम मूलशंकर, इनका जन्म होता है। आगे चलकर इनको दयानंद सरस्वती के नाम से आप जानते हैं। और 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया है। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेदों पर एक परिचयात्मक टीका, ये भी इनकी कुछ पुस्तकें हैं। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। निम्न में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित एक उपन्यास है आनंद मठ, बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। गीतांजलि रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, जिसके लिए 1913 में इनको साहित्य का नोबेल भी मिला है ना। और गोरा भी रवीन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास। देवदास बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है देवदास बांग्ला। नेक्स्ट आता है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? सो लाइफ डिवाइन पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अरविंदो घोष, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। बंगाली क्रांतिकारी रहे हैं, जो बाद में योगी भी बने थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर है आपका 70। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? सो अनहैप्पी इंडिया को यहाँ पर लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद मठ को किसने लिखा है? आनंद मठ, सो ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी, आपने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नील दर्पण के लेखक कौन है? जो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जो कि नील विद्रोह पर आधारित थी। इसका अंग्रेजी संस्करण है द इंडिगो प्लांटिंग मिरर्स, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, किस भाषा में लिखी गई है?
बताइएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, फारसी में लिखा गया है। 1809 में राजा राममोहन राय ने तुहफात उल मुवाहिदीन अथवा एकेश्वरवादियों का उपहार या गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट फारसी में लिखी है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फारसी, 82 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इन्होंने करा था केसरी, है ना, क्या करा था? केसरी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। प्रारंभ करने वाला व्यक्ति और समाचार पत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। तो देखो, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की अगर हम बात करते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी, और लीडर की बात करते हैं मदन मोहन मालवीय यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। सो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3124 ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की बात करते हैं। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड? ये नारायण गुरु ने दिया था, जो कि एक भारतीय समाज सुधारक, कवि और हिंदू संत थे। और इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? जिसकी स्थापना 1875 में हुई और 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, संस्थापक सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया है। तो जिसने नहीं दिए था वो थे यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक शक्ति को महत्व नहीं दिया था, इन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्य में लगाया था। इनके प्रयास से 1855 से 1860 के बीच 25 विधवा पुनर्विवाह हुए। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए शक्तिशाली आंदोलन भी किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका निभाई थी, अदा की थी? धोडो केशव कर्वे, डी.के. कर्वे ने करी थी। किसने करी थी? डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी। पूरा नाम है धोडो केशव कर्वे, एक भारतीय शिक्षाविद, समाज सुधारक रहे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में अपना विशेष योगदान दिया। 1893 में विधवा सुधारने के लिए, इन्होंने विधवा विवाह को सुधारने के लिए काम करा। इन्होंने एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना करी थी 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा गया। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण के पिता और एक महान समाज सुधारक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, क्या होगा जल्दी बताइएगा। और राजा राममोहन राय की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब बात हो रही है ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज को गठित किया था राजा राममोहन राय। देखिएगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बुक बुक बुक, तो बुक में है काफ़ी एरर्स, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको करनी पड़ेंगी। चीज़ों को यहाँ पे सुधार भी, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में सुधार भी करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, जिन्हें आधुनिक भारत का आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 90, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये
कौन माने जाते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता? किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 में इन्होंने सत्य शोधक सभा, सत्य को खोजने वाले समाज बनाया था, यानी कि सत्य शोधक समाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर शारदा एक्ट का संबंध है। जो शारदा एक्ट है सन 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर हरविलास शारदा के प्रयास से कानून पारित होता है, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित होती है। ऑप्शन ए, बाल विवाह निषेध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाना है इनके जन्म को। देखो, तुलसीदास का जो जन्म हुआ 1532 में लगभग, राजा राममोहन राय का 22 मई और 1772 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का 1863 में होता है और दयानंद सरस्वती का 1824 में हुआ था। सो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा? 1 2 4 1863, तो यहाँ पर आपका 1 2 4 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। अगला है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर, तो स्वामी दयानंद जो है ये हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वासों के शिष्टावर्ग पर भी प्रहार किया, और मार्टिन लूथर की भांति काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जाति प्रथा इनका खंडन किया। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। इन्होंने ही वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सो वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। अब आते हैं राजा राममोहन राय पर फिर से। राजा राममोहन राय की जो समाधि है वो कहाँ पर है? इनकी समाधि की अगर बात करते हैं तो ये जो है ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, क्योंकि वहीं पर इनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? सो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 19वीं सदी के प्रारंभ में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे? राजा राममोहन राय को माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? और वहीं से आने के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। सो 98 का यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1893 में। 1893 आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? हाँ, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो बंगाल से ही होती है। 1814-15 में आत्मीय सभा को स्टैब्लिश होता है, 1829 में ब्रह्म समाज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? सो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज गठित होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। अब करते हैं आपका 101। क्वेश्चन नंबर है 101, किसान विद्रोह आंदोलन और मजदूर आंदोलन, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। चलेगा, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आंसर दीजिए क्वेश्चन का। चलेगा, क्वेश्चन आपका 101 का फटाफट आंसर कर दीजिएगा कि 1922 में बारदोली के किसानों द्वारा आरंभ किए गए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922 में गुजरात के बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग भी लिया था और बारदोली की औरतों ने ही, इन्होंने जो महिलाएं थी उन्होंने ही पटेल जी को सरदार की उपाधि से अलंकृत किया था या विभूषित किया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरी चीज़, ये आपका 1922 में नहीं हुआ था, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ना कि 1922 में। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने ये रीड किया है और फिर आपका आंसर दिया है, लेकिन एक चीज़ आप देखो, 1922 में नहीं हुआ था, बल्कि ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था, है ना? कब हुआ? 1928 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जो केरल के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? बताइए। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 102 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, 1921 में। 20 अगस्त 1921 को हुआ था, ऑप्शन बी। 19वीं शताब्दी में केरल के मालाबार क्षेत्र के जो मोपला थे उनके जमींदारों ने जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर कई बार विद्रोह किया था और अगस्त 1921 में अवैध कारणों से प्रेरित होकर के जो स्थानीय मोपला किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था। मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदार, जिन्हें क्षत्रिय भाषा में जियनेमी कहा जाता था, अधिकतर हिंदू। अगर तो मोपला विद्रोह के कुछ कारण जैसे कि लगान की उच्च दर, नजराना एवं अन्य दमनकारी और तौर तरीके, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध, खिलाफत नेता जो आपके अली मुस्लियार इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1921 में ये विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता है कि जब गांधी जी वापस आए थे तो गांधी जी गए थे लखनऊ अधिवेशन में, उसी दौरान 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो गांधी जी से जो है राजकुमार शुक्ल प्रेरित भी थे, आंदोलनों के प्रणेता माना जाता है इनको। तो गांधी जी को इन्होंने चंपारण आने के लिए मनाया था। इसमें राजकुमार शुक्ल का सहयोग संत राउत ने भी दिया था। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी रहे, और जबकि स्वामी सहजानंद संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बम्बई में स्थापना की थी एम.एन. जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन आपने ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 105। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे ये? लाला लाजपत राय। तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा है? 1946 से फरवरी 1947 तक चला था और इस आंदोलन का केंद्र उत्तरी बंगाल, विशेषकर दिनाजपुर का ठाकुरगंज उप संभाग और इससे सटा हुआ क्षेत्र जलपाईगुड़ी, रंगपुर और मालदा रहा है। प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में चलने वाला ये आंदोलन बंगाल का सबसे व्यापक आंदोलन रहा है। तो ऐसे में आंसर होगा ऑप्शन सी। 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? 1921 का जो ननकाना कांड है वो एक समाज सुधार, मतलब एक सुधार आंदोलन था, न कि रक्त रंजित आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था?
महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह का प्रमुख गांधी जी ने किया। सबसे पहले 1917 में चंपारण से इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, है ना, इसी में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। और विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1940 की प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को 108 तक के क्वेश्चन पे ही रखते हैं, क्योंकि इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने के, यानी कि कल आपकी जो है पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं ना, तो काफ़ी एरर्स हैं इसमें, इस बुक के अंदर भी, जो कि यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ वो काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। चलेगा, सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अच्छे से कमेंट करिए। किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, कल एक आप लोगों का कमेंट भी आ रखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के, जिसका वैसे मैंने वहाँ पे रिप्लाई भी कर दिया था कि 1199 में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कैसे कराया था, है ना। तो उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जब वो मोहम्मद गौरी का आर्मी चीफ सेनापति था तब उसने ये सारे काम करे थे। हालांकि वो खुद गुलाम डायनेस्टी का जो राजा, जो सुल्तान बनता है, वो 1206 से। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।